हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने यूनिट को समझा, डायमेंशन को समझा और धीरे धीरे डायमेंशन से रिलेटेड हमने फॉर्मूले से डायमेंशन निकाली। तो आज हम लेकर आए लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम करेंगे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के डायमेंशंस और कुछ कांस्टेंट के डायमेंशंस, और उसके बाद में हम धीरे धीरे चलने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं आईआईटी नीट डिवीजन में, वो होते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन जो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा वहां पर बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा आईआईटी नीट में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू दी माय चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से क्यूट से नन्हे से चैनल में। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ हम डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो आपने जो आपको एक राशि जो मिल रही है उसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने 1.0 जो एक टेलीग्राम चैनल है अनपढ़ फिजिक्स वाला, उस पे मैंने ऑलरेडी डाल दी और नोट्स भी इस जो चैप्टर कर रहे हैं नोट्स भी आपको उस पे मिल जाएंगे, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो अनपढ़ फिजिक्स वाला, ठीक है, अनपढ़ फिजिक्स वाला। तो इससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इससे मेरे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, जो नोट्स राइट नहीं करना चाहते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ डायमेंशन पढ़ेंगे, कुछ कांस्टेंट की डायमेंशन पढ़ने वाले, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट एंड फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूलाज में देखिए हम डायमेंशन पढ़ने वाले। सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी, कुछ रह गए थे उस दिन लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, तो आज करेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 बाय टाइम का। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर यूनिट टाइम में जो साइकिल्स होते हैं, रिवॉल्यूशन होते हैं, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर 1 बाय टाइम, और टाइम की क्या होती है 1t, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बनेगा m की पावर 0, l की पावर 0 और 2t की पावर -1, ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी अपॉन में लीनियर वेलोसिटी अपॉन में लेंथ या फिर रेडियस के एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू v अपॉन r। तो यहां पर v की जो डायमेंशन रहती है दैट इज l t की पावर -1 मीटर पर सेकंड रहेगा, अपॉन में r, ये l से l कैंसिल हो, ये आ जाएगा t की पावर -1, t की पावर -1, जो सेम किसकी है, सेम यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इसको फाइनली हम इसे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 से राइट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे एंगुलर एक्सीलरेशन, अब एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम इंटरवल। तो एंगुलर जो वेलोसिटी की है दैट इज t की पावर -1 अपॉन में यहां पर t। एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होगी? v अपॉन में r t की पावर -1, और यहां पर क्या हो जाएगा t, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर -2। तो फाइनली इसे हम राइट करेंगे m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -2, एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद में टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का जो फार्मूला रहता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स की यूनिट हमने पढ़ी थी mlt की पावर -2, mlt की पावर -2 इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की l होगी, तो यहां पर हो जाएगा ml² t की पावर -2। वर्क डन की जो डायमेंशन रहेगी, वर्क डन की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन सेम रहेगी, क्योंकि वर्क डन भी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। उसी टाइप से जो टॉर्क होता है, टॉर्क भी क्या होता है? एक टाइप से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दोनों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के दो डायमेंशन सेम रहने वाली है। तो यहां पर mlt -2 फोर्स की डायमेंशन होगी और l क्या हो गया यहां पर? डिस्टेंस की डायमेंशन होगी। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला रहेगा दैट इज mr²,
एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, ठीक है। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पर मास की क्या यूनिट होगी, मास की m की पावर 1, रेडियस l स्क्वायर, रेडियस एक डिस्टेंस है, ठीक है। और टाइम की इसमें टर्म मान लीजिए t की पावर 0, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर 0। उसके बाद में है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई f, 2 पाई f। अब जो 2 पाई है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 2 पाई अपॉन में टाइम, 2 पाई अपॉन में टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में ठीक है, इसका अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो वही बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी की होता है t की पावर -1, तो t की पावर -1 हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1 हो जाएगा। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक टर्म है आपकी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा उसका फार्मूला रहता है mvr sin थीटा, mvr sin थीटा, ठीक है। तो m क्या है यहां पर, m यहां पर मास है, तो मास की m हो जाएगी। वेलोसिटी की क्या होती है l/t, और लेंथ, लेंथ की क्या होती है l। sin थीटा एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई भी डायमेंशन, सर sin थीटा की क्या डायमेंशन, बेटा sin थीटा एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे हम sin 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है 1 आती है, तो यानी 1 न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो यहां पर इसको सॉल्व किया जाए फाइनली ml² t की पावर -1, ml² t की पावर -1, मास की m हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी की लेंथ अपॉन में टाइम, और r जो रहेगा वो क्या रहेगा l रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला थे जो रिमेनिंग थे जिसको हमने किया। उसके बाद में हम पढ़ने वाले कुछ कांस्टेंट की, पहले उस दिन मैंने ऑलरेडी करवा दिया, कुछ कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी मैंने करवा दी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है उनकी भी डायमेंशन हम पढ़ेंगे। तो जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी मैंने करवाया, वो एक बार वापस करवा देते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल G, जो आया कैपिटल G, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नाम आते ही न्यूटन का नेम आना चाहिए। चलिए फर्स्ट डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की डायमेंशन देखिए, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल हटाकर जो कांस्टेंट आता है उसी कांस्टेंट की हम यहां पर बात करें। तो सबसे पहले आता है कैपिटल G, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। फार्मूला जो हमने ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। यहां से G की वैल्यू क्या है, G आएगा f d स्क्वायर अपॉन में मास 1 और मास 2। तो F किसमें होता है, न्यूटन, न्यूटन, d डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि मीटर स्क्वायर अपॉन में मास किलोग्राम, मास इनटू मास है। तो न्यूटन की जो डायमेंशन है यानी फोर्स की जो डायमेंशन है हमने ऑलरेडी कर रखी है। फोर्स की जो डायमेंशन है, फोर्स की जो डायमेंशन है क्या रहेगी, अगर फोर्स आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मास इनटू एक्सीलरेशन करके देखिए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, फोर्स अगर लिखते हो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर और ऊपर मीटर स्क्वायर। तो यहां से 1 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो, तो ये बना मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। तो यहां से जो डायमेंशन है मीटर, मीटर क्यूब यानी लेंथ का क्यूब अपॉन मास की पावर 1 और s टाइम की पावर 2। तो ये बना m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की यूनिट रहेगी m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। उसके बाद में सेकंड आता है परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ स्पेस, स्पेस की जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू आपको बता देता हूँ, वैल्यू होती है 9 इंटू सॉरी इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करते हैं कि इसका जो यूनिट क्या होगी, देखो फॉर्मूला हमें रिवाइज करना चाहिए, फॉर्मूला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में है, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो k होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये हो जाएगा q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को इधर ले आओ, एप्सिलॉन को इधर ले आओ, f को इधर ले आओ, तो एप्सिलॉन इक्वल टू q1 q2 अपॉन में 4 पाई f r स्क्वायर, ये बना। अब इसकी अगर यूनिट देखते हैं तो q1 into q2 यानी कूलम्ब स्क्वायर, नीचे f फोर्स है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालें, डायमेंशन ऑफ दी एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो बहुत खराब है, टाइम लगता है इसका। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जो फॉर्मूला बना, यूनिट बनी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो कूलम्ब होता है वो चार्ज होता है, चार्ज इज इक्वल टू I इनटू t, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो करंट की जो यूनिट रहती है दैट इज a और टाइम की यूनिट रहती है t, तो एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी a t का होल स्क्वायर अपॉन में न्यूटन, न्यूटन की जस्ट अभी हमने की थी, न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो ये आ जाता फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा, किलोग्राम के लिए m, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए l अपॉन में t स्क्वायर, और ये होगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर में जो t स्क्वायर ऊपर आ जाएगा t स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा है m l और l स्क्वायर l की, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2, ये आ जाएगी परमिटिविटी ऑफ द स्पेस की यूनिट। ठीक है, डायमेंशन m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2, a यहां पर है करंट। ठीक है, इसके बाद में जो k की अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें, k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए देखो, जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ दी परमिटिविटी आई है उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे करेंगे रेसिप्रोकल, सर ऐसे कैसे रेसिप्रोकल कर देंगे, इनवर्स कर देंगे उसका। इनवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि k इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, k इज इक्वल टू 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट की हमने फाइंड कर लिया, एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है वो तो हमने फाइंड कर ली। देखिए k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास डायमेंशन है, तो यानी k 1/एप्सिलॉन नॉट होती है, यानी एप्सिलॉन की जो आई है उसका इनवर्स कर देंगे। एप्सिलॉन की क्या आई है m की पावर -1, तो ये m की पावर +1 हो जाएगी, l की पावर -3, तो ये हो जाएगी l की पावर +3, और t की पावर 4 -4 हो जाएगा, और a की पावर 2 है तो -2, तो ये आ जाएगी डायमेंशन ऑफ दी k। ठीक है, इस टाइप से हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कांस्टेंट आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेस ऑफ मोमेंट स्ट्रेंथ, उसकी डायमेंशन भी हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
speed of light in one medium to the speed of light in a second medium क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। v1 अपॉन में v2 लिख दो या s1 स्पीड 1 अपॉन में, तो दोनों तरफ यहां पर स्पीड है। यहां पर अगर इसकी डायमेंशन की बात करें स्पीड की, l t की पावर -1 होता है, क्योंकि स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस l अपॉन में टाइम t की पावर -1 होता है, और डिनोमिनेटर में भी l t की पावर -1, तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहां पर डायमेंशन क्या होगी? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी ये क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है दैट इज डायमेंशन लेस। उसके बाद एक आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। तो देखिए मेरे बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया, क्योंकि यहां पर l और l तो ये डायमेंशन सेम होंगी दोनों की, चाहे चेंज इन लेंथ अगर हम बात करें और या लेंथ ओरिजिनल लेंथ की बात करें, दोनों केस में डायमेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो l बाई l से ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब लेकिन जो फाइनली रहा फोर्स अपॉन एरिया रहा, तो फोर्स अपॉन एरिया एक हमने और भी यूनिट देखा था, ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर की यूनिट होती है। तो यानी कुल मिला के स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्रेशर, तीनों की जो डायमेंशन है वो सेम रहने वाली है। और इसका फार्मूला फोर्स का m l t की पावर -2 अपॉन में एरिया l स्क्वायर, तो ये कैल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m l की पावर -1 t की पावर -2, m l की पावर -1 t की पावर -2, जो कि प्रेशर की भी डायमेंशन होती है और स्ट्रेस की भी होती है, और साथ में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों की सेम है। नेक्स्ट आता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट के लिए हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए, प्लांक कांस्टेंट कहां से आ जाता है? प्लांक कांस्टेंट, देखिए ये सभी प्लांक कांस्टेंट, सभी यहां पर क्या आ रहे हैं? कांस्टेंट की डायमेंशन देख रहे हैं, तो E H * F फार्मूला रहता है। तो यहां से जो H है दैट इज प्लांक कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है वर्क डन की इक्वल, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फार्मूले एक दूसरे से रिलेट करने पड़ेंगे तभी हमें। और फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। तो यहां से प्लांक कांस्टेंट h की जो आएगी डायमेंशन m l t की पावर -2, फोर्स की क्या होगी? m l t की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट की l होगी अपॉन में टाइम 1 अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बना m l स्क्वायर t की पावर -2 और ये t की पावर -1, कितना हो गया? t की पावर -3। तो प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन रहेगी m l स्क्वायर t की पावर -3, m l स्क्वायर t की पावर -3। फ्रीक्वेंसी h e एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, तो यहां से क्या हो जाएगा? m l t की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का l, और ये डिवाइड हो रहा है कैसे? ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1/t डिवाइड हो रहा है, तो सही m l स्क्वायर t की पावर -3 हो जाएगी, -3 होगा। देखो कैसे? क्योंकि हाँ -3 नहीं होगा, -1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, तो t की पावर m l t की पावर -2 ये l स्क्वायर और t की पावर 1 ऊपर जाएगा। रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हम, इनवर्स नहीं कर रहे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये t की पावर 1 ऊपर जाएगा, तो यहां पर बनेगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m l स्क्वायर t की पावर -1, ये आएगा m l स्क्वायर t की पावर -1। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस सभी कांस्टेंट की जो डायमेंशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नोट्स बनाते रहे साथ साथ में, और जो स्टूडेंट आलसी हैं उनको मेरे टेलीग्राम चैनल से नोट्स मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके आप जो प्रिंट आउट है निकलवा सकते हो। तो PV इक्वल टू KT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट PV इक्वल टू KT, K यहां पर जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो K की वैल्यू क्या आएगी? PV अपॉन में T। अब यहां पर जो PV अपॉन में T जो है, P तो यहां पर है, P हियर इज प्रेशर, P क्या है? प्रेशर, गैसेस के लिए होता है। V यहां पर क्या है? वॉल्यूम है, और T यहां पर क्या है? टेंपरेचर। T क्या है यहां पर? टेंपरेचर, ठीक है। तो यहां से अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स की डायमेंशन ml स्क्वायर t की पावर ml t की पावर -2, ml t की पावर -2 अपॉन में एरिया l स्क्वायर। तो यहां से प्रेशर की क्या आएगी? ये कैंसिल आउट, तो ml की पावर -1 t की पावर -2, प्रेशर आ गया ml की पावर -1 t की पावर -2। वॉल्यूम होता है L into L into L, लेंथ into लेंथ into, तो यानी L क्यूब, और टेंपरेचर की होती है थीटा। तो यहां से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या हो जाएगी? डायमेंशन m L की पावर -1 t की पावर -2, और ये हो जाएगा L क्यूब अपॉन में टेंपरेचर, ये टेंपरेचर है बेटा, टाइम नहीं है, ये टेंपरेचर है, इसकी क्या हो जाएगी? थीटा। तो K इज इक्वल टू m L स्क्वायर, L की पावर -1 है, यहां पर L क्यूब है, तो क्या बचेगा? L स्क्वायर t की पावर -2 और थीटा की पावर -1, ये आ जाएगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सभी कांस्टेंट यूनिट लेस नहीं होते या डायमेंशन लेस नहीं होते। तो जैसे हमने सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, वो उनके जो रेडियन और स्टेरेडियन है, उनकी यूनिट तो होगी बट उनकी डायमेंशन नहीं होगी। जैसे हमने सप्लीमेंट्री एक तो पढ़ा था एंगल, ठीक है, जिसको हम रेडियन में लेते हैं, प्लेन एंगल, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, टू साइड के बीच का एंगल, और एक हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल, ठीक है। इसकी जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, इसकी यूनिट है रेडियन। इनकी यूनिट तो है बट इनकी डायमेंशन नहीं होती, इसके लिए इसको कहा जाता है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इनकी यूनिट होती है, जैसे एंगल की यूनिट हमें पता है, रेडियन में एंगल को मेजर करेंगे, यूनिट रेडियन होगी, बट इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए PV इक्वल टू KT, K की वैल्यू PV बाय टेंपरेचर आ जाएगा ना। T यहां पर टेंपरेचर है, V यहां पर वेलोसिटी नहीं होकर, V यहां पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ दी गैस, कोई भी गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। PV इज इक्वल टू KT, K की वैल्यू हो जाएगी PV बाय T, P यहां पर प्रेशर, V यहां पर वॉल्यूम, और T यहां पर टेंपरेचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमें फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू NA डेल्टा V अपॉन में डेल्टा Z, NA अपॉन में डेल्टा V अपॉन में डेल्टा Z। अब यहां पर जो ये नीटा है, इसको नीटा से रीड करें, नीटा, ठीक, नीटा। अब देखिए ये जो नीटा है, यही क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका जो फाइनली फार्मूला आएगा, नीटा इज इक्वल टू फोर्स इनटू ये Z यहां पर एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, अपॉन में एरिया इनटू वेलोसिटी, ये आ जाएगा। नीटा इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? फोर्स क्या होगा? ml t की पावर -2, ml t की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर l अपॉन में एरिया यहां पर होगा l स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होगा? लेंथ अपॉन में टाइम, वेलोसिटी लेंथ अपॉन में टाइम, तो जो टाइम आएगा वो ऊपर चला जाएगा, l से l कैंसिल आउट, यहां पर l स्क्वायर है, यहां पर l है, तो इससे एक l से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा ml की पावर -1 t की पावर, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ml की पावर -1 और t की पावर -1, m की पावर 1, ठीक है। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू
नीटा इंटू ए इंटू वेलोसिटी अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से नीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये जेड डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, इधर जाके मल्टीप्लाई फोर्स इंटू जेड, फोर्स इंटू जेड, जेड क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जेड क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में एरिया इंटू यहाँ पर इसको वॉल्यूम नहीं लेना, यहाँ पर है ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पर नीटा की वैल्यू एफ जेड, एफ जेड सर, एफ जेड बाइक होती है सर, बेटा बाइक की बात नहीं करनी है ना, एफ जेड बाइक होती है, मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं एफ जेड, आपके माइंड में तो बाइक का ही आएगा, एफ इंटू जेड अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एफ एल टी की पावर माइनस 2, जेड एल हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और वेलोसिटी एल बाई टी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहता है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी कांस्टेंट है इनको आप रिवाइज करके अच्छे से इनके फॉर्मूले लर्न होंगे तो डायमेंशन निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा, और फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है तो डायमेंशन निकालना भारी पड़ेगा। नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, Q इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट के बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा NCV dt, NCV dt। मोलर स्पेसिफिक हीट C की वैल्यू क्या होगी, CV की वैल्यू हमें निकालनी है, ये होगी Q by N into डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, Q यहाँ पर हीट है, N मोल्स है, N क्या है मोल। तो यहाँ पर देखिए CV स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट है, CV है स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला Q by डेल्टा T, फाइनली ये हो जाएगा क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो हीट एक टाइप की एनर्जी है, हीट क्या है एक टाइप की एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला याद हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी ml स्क्वायर t की पावर -2, फोर्स होता है ml t की पावर -2 इनटू l करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, और वर्क डन ही क्या होती है एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t की पावर -2। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर डिफरेंस हो या टेम्परेचर प्लस हो रहा है, दोनों के केस में टेम्परेचर की जो डायमेंशन है दैट विल रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या रहेगी थीटा, तो ये बना m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 और थीटा की पावर -1। ये आ गया आपका मोलर स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन, m की पावर 1 l स्क्वायर t की पावर -2 एंड थीटा की पावर -1, ठीक है। अब इसके बाद में तो आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। ये डायमेंशन हमने क्यों पढ़ी, इसका कुछ ना कुछ यूज होता है, तो इसके मेनली 3 एप्लीकेशन हैं। अब 3 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, सबसे पहले है किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में हम किसी भी टर्म की जो डायमेंशन है वो फाइंड कर सकते हैं, ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। जो सेकंड आता है, सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को चेक करना कि वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक इक्वेशन दी थी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट करेंगे हम फॉर्मूला फाइंड। डायमेंशन का सबसे ब्रॉड जो यूज है एप्लीकेशन है दैट इज वी कैन फाइंड द फॉर्मूला बिटवीन और रिलेशन बिटवीन एनी क्वांटिटीज, फिजिकल जो क्वांटिटीज है उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए अब लाल थोड़ा सा आज स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत सिंपल है, ध्यान से बैठे रहे, नोट्स बनाते रहे, और जो आपको दासी दी जा रही है उस पे आप वर्क करते हैं, जो दासी दी जा रही है उस पे आप वर्क करते हैं, क्योंकि दासी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दासी नहीं देखी आपने तो कुछ नहीं देखा है, तो दासी करना बहुत जरूरी है, डेली अभ्यास सॉल्यूशन फॉर इंटरमीडिएट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, ठीक है। नोट्स बनाते हैं, जो नोट्स नहीं बना रहे उनको पता है मेरा टेलीग्राम चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब कुछ उसमें मिलेगा, और साथ में उसमें मिलेंगे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन
जो आईआईटी नीट लेवल में पूछे गए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर करवा दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या? होमो जो वर्ड होता है दैट इज यूज्ड फॉर सेम। होमो जब भी हम बात करते हैं होमोजीनियस, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर सेम। तो होमोजेनिटी मतलब डायमेंशन ऑफ, ध्यान से समझना, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन must be same in LHS as well as in RHS। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, कोई भी एक इक्वेशन देगी उसमें ईच टर्म की जो डायमेंशन रहेगी वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो एक सिंपल सा हम इस पे एक क्वेश्चन उठाते हैं, जिसे मैंने कहा ax plus bt equal to ct square plus 9x। here x is distance, ऐसे समझे x क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है यहाँ पर? t क्या है यहाँ पर? टाइम। x क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट मान लो, ठीक है। तो इस इक्वेशन देने का मीनिंग क्या है? देखिए इसका हम इस पे यूज कैसे करेंगे। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डायमेंशन ऑफ ax है, डायमेंशन ऑफ ax दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। ठीक, डायमेंशन b लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ bt। ध्यान से समझना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास में एक है 5 ग्राम कोई भी मास है, 5 ग्राम में क्या आप 5 न्यूटन ऐड कर सकते हैं? कुछ आंसर आए? आंसर आने वाला है इससे? नहीं। जैसे आपने किया 15 ग्राम, इसमें से 5 न्यूटन हमने माइनस कर दिया, क्या इससे कोई आंसर आएगा? सर नहीं, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर लिया 150 किलोग्राम और यहाँ पर लिया 5 किलोग्राम, क्या इससे कुछ आंसर आएगा? यस सर, क्योंकि इनकी क्या है, जो यूनिट है वो सेम है। तो सिंपल सा यही फंडा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 150 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम 155 किलोग्राम है, ठीक। तो डायमेंशन अगर हमें देखनी है ईच टर्म की, क्या यहाँ पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं? ये दोनों ऐड हो रहे हैं? यस ऐड हो रहे हैं। तो क्या इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम रहेगी? यस सर सेम रहेगी। क्या इन दोनों की डायमेंशन जो आएगी कंप्लीटली, क्या ये इस कंप्लीट टर्म की डायमेंशन की इक्वल होगी? यस सर। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो हम यहाँ से जो अननोन कांस्टेंट रहते हैं उनकी हम डायमेंशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया डायमेंशन ऑफ ax इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, d से रिप्रेजेंट करेंगे। यार ना बार-बार डायमेंशन इतना बड़ा वर्ड लिखते हैं, शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि सिलेबस बड़ा है, बार-बार डायमेंशन हम 100 बार लिख लेंगे डायमेंशन ही है, तो आपको d लिखना है, d b, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ax इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, क्योंकि सेम जिनकी डायमेंशन होती है उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो हम किसी को भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए a यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? b। तो यहाँ पर ax इक्वल टू bt। तो ऐसा समझे, देखिए हम यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं इस केस में। a ये मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन में, यहाँ पर चला जाएगा डिवाइड t by x, इधर क्या आएगा t by x। तो यहाँ पर t टाइम की डायमेंशन t और लेंथ की डायमेंशन l, तो ये हो गया t l की पावर -1। तो a by b का जो रेशियो है वो रहेगा a t l की पावर -1, ठीक है। ऐसे फाइंड कर सकते हैं। उसी टाइप से अगर यहाँ पर हमें डायमेंशन निकालनी है तो हम यहाँ पर कहेंगे डायमेंशन ऑफ ct² इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 9x। क्या इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन इक्वल होगी? यस इक्वल होगी। तो यहाँ से c की डायमेंशन निकाल सकते हैं, c इक्वल टू 9x अपॉन में t², ऐसे करके कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो डायमेंशन ऑफ c, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ c लगा दिया, इधर डायमेंशन ऑफ 9x अपॉन में t²। तो x यानी l अपॉन में t², तो ये बना m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2, m की पावर 0 l की पावर 1 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये क्या है टाइप से एक्सप्रेशन ऐसे लेंथ अपॉन में टाइम स्क्वायर आता है, तो यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये क्या बन रही है टर्म, ये वाली जो c क्या है, c एक टाइप का एक्सेलरेशन। ऐसे हम आगे इसको लिंक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम बहुत सारे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तब तक आप पढ़ते रहें और जो आपको दासी दी जा रही है उसे सॉल्व करते रहें। और जो लोग आलसी हैं, जो नोट्स नहीं बना सकते हैं, वो मेरे अनपढ़ फिजिक्स वाला टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।